बच्चों आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट करने लगे हैं जो कि न्यू बुक है पेक्टा की तरफ से। तो सबसे पहले इसके ये चैप्टर्स हैं आपके सामने। इसका जो पहला चैप्टर है वो 17 यूनिट है, उसका नाम है ग्रुप 2 एलिमेंट। तो बच्चे आज हम ग्रुप 2 एलिमेंट जो कि चैप्टर नंबर 17 है उसको स्टार्ट करते हैं। जी बच्चे, सबसे पहले बेसिक बातें करते हैं। ये जो है ये ग्रुप 2 है आपके पास, ये सारा ग्रुप, ठीक है। इससे पीछे ये वाला ग्रुप नंबर 1 है, दिस वन, और उसके बाद ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। तो बच्चे बात ऐसी है कि जो ग्रुप 2 है ना, ग्रुप 2 वो एस ब्लॉक में आता है। एस ब्लॉक में आपको पता है ना, पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स बने हैं, जैसा कि एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक में आता है ग्रुप नंबर 2, पहली बात हो गई। अगली बात, इस ग्रुप 2 का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी ग्रुप 2 में जो भी एलिमेंट आएंगे उनका नाम क्या होगा? अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसकी रीज़न भला क्या है? मेटल्स हैं ये सारे, यानी ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं। अर्थ, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट यानी ज़मीन में अबंडेंटली पाए जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अल्कलाइन इसलिए कि जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं ना, तो बच्चे ये अल्कलाइन यानी बेस बनाते हैं। जैसा कि एक मेंबर है कैल्शियम, अगर ये वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्शन करता है ना, तो बेटा ये बनाता है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या है? एक अल्कलाइन है, इसमें OH आता है यानी बेस है। तो इसलिए इनके नाम में अल्कलाइन आ रहा है, क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये अल्कलाइन कंपाउंड बना देते हैं। ऑलराइट जी बेटा, देखें ग्रुप नंबर 2 से पहले ग्रुप नंबर 1 है जिसका नाम होता है अल्कली मेटल। बच्चे वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन से होते हैं? ग्रुप नंबर 1 के अल्कली मेटल्स होते हैं। ग्रुप नंबर 1 उससे कम रिएक्शन करते हैं, रिएक्टिविटी होती है ग्रुप नंबर 2 यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल की, और फिर उससे भी कम होती है ट्रांजिशन मेटल्स की। तो बेटा ट्रांजिशन मेटल कम रिएक्टिविटी के मेटल होते हैं। ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल ज़्यादा रिएक्टिविटी रखते हैं, और उनके दरमियान में ग्रुप नंबर 2 यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल मौजूद होते हैं। जी बेटा, आपने ये एक सेंटेंस ज़हन में रखना है जिससे आपको ग्रुप नंबर 2 ईज़िली याद हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है? बे, BE बे। उसके बाद क्या है? मग, MG मग। उसके बाद है का, CA। उसके बाद है सर, SR। उसके बाद है भरा, तो BARA भरा। तो ये ग्रुप नंबर 2 बन गया। ये बेरिलियम है, बेरिलियम। ये मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, और ये हमारा ग्रुप नंबर 2 है। जी बेटा, ये बेसिक बातें जो मैंने आपको पढ़ाई हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हैं। उसके बाद ये लाइन MCQs के लिए कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर अमंग द 8 मोस्ट वाइडली अकरिंग एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। यानी अर्थ क्रस्ट यानी ज़मीन के अंदर मोस्ट वाइडली अकरिंग यानी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले 8 एलिमेंट में से 2 कैल्शियम और मैग्नीशियम है। यानी ज़मीन पर 8 अगर सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाए जाते हैं ना, उनमें से 2 कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, और इनका ताल्लुक ग्रुप नंबर 2 से है। जी बेटा, अब ये 3 लाइनों में से MCQs बन जाता है। कहता है बेरिलियम, सबसे पहला मेंबर क्या है? बेरिलियम BE है। इज़ यूज टू मेक कॉपर अलॉयज़ हार्डर। बेटा आपको अलॉय का पता है ना, कि अगर मैं 2 मेटल को मिक्स करता हूँ तो अलॉय बनता है। जैसा कि अगर मैं कॉपर के साथ बेरिलियम को मिक्स करता हूँ तो क्या बनता है? अलॉय बनेगा। और बेरिलियम को डालने से ये अलॉय हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या है? फॉर एरोस्पेस मटेरियल। एरोस्पेस यानी एरोप्लेन या एयरप्लेन के कंस्ट्रक्शन में, या उसका मटेरियल जो है वो बेरिलियम और कॉपर का अलॉय होता है, और वो सख्त होता है। उसके अलावा मैग्नीशियम जो है इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन मैटर इन द प्लांट। पौधों के अंदर ग्रीन मैटर, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस में भी काम आता है, और इसी की वजह से पौधे भी ग्रीन नज़र आते हैं। बेटा इस क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम मौजूद होता है, और मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 से ताल्लुक़ रखता है। आगे देखें, ये सारे एलिमेंट मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, Mg, Ca, Sr और Ba
असेंशियल कंपोनेंट ऑफ फायर वर्क। फायर वर्क क्या होता है? ये जो पटाखे वगैरह हैं ये फायर वर्क है, इनमें यूज़ होते हैं ये सारे ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट ड्यू टू देयर वाइब्रेंट फ्लेम कलर्स, क्योंकि इनके वो जो पटाखे जब जलते हैं तो खास कलर निकल रहे होते हैं ना, फ्लेम जब वो जलते हैं तो वो ये कलर देते हैं, ये एलिमेंट वो वाले कलर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद बचे 17.1 टॉपिक है, देखें लॉन्ग नहीं है, इसमें से भी एमसीक्यूज़ की चीज़ें आनी हैं या शायद कोई शॉर्ट भी आ जाए। जी तो बेटा सबसे पहले इस पैराग्राफ में सबसे पहली लाइन आपने करनी है, ऑल दीज एलिमेंट्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सबशेल एस सबशेल। तो बच्चे ये जो ग्रुप नंबर 2 है ना, इनके सबसे बाहर वाले शेल यानी वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही होने हैं। रिमेंबर, जितना ग्रुप का नंबर होता है उसके वैलेंस में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो ग्रुप नंबर 2 जो है उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही मौजूद होंगे। बस ये लाइन करनी है पहले पैराग्राफ। अब बेटा आपने टेबल पे चले आना। देखिए टेबल कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, ये सारी वैल्यूज़ तो नहीं ना हम याद कर सकते। सो सबसे पहले एटॉमिक नंबर आपको याद करना पड़ेगा। हमारी बुक ने ना सबसे पहला बेरिलियम, उसके नीचे जो मैग्नीशियम होता है वो साइड पे लिखा है, उसके नीचे कैल्शियम होता है, स्ट्रोंशियम होता है, बेरियम होता है और आखिर में रेडियम होता है, और वो हमारी बुक ने नहीं लिखा तो हम उसको स्टडी नहीं करते क्योंकि वो मेंशन ही नहीं है। सबसे पहले बेरिलियम का आप याद करें कि एटॉमिक नंबर ना 4 होता है। उसके बाद मैग्नीशियम का याद करना तो पड़ेगा, लेकिन अगर मुश्किल लगे तो ऐसा कर लें कि दोनों में 8 का फ़र्क होता है, 4, 8, 12 बनते हैं। फिर अगले में भी 8 का फ़र्क होता है, 12, 8, 20 बनेंगे। फिर उसके बाद 18 का फ़र्क है और फिर उसके बाद 18 का फ़र्क है। यानी अगर आप पहला याद कर लेते हैं तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि अगला कैसे बनेगा 8 प्लस करके, उससे अगला कैसे बनेगा 8 प्लस करके, उससे अगला 18 प्लस करके, और उससे अगला अगेन 18 को प्लस करके बन जाए। और आखिर वाला का याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो किताब में मेंशन ही नहीं है। तो बच्चे ये एटॉमिक नंबर है, इसको आपने याद करना है, वैसे याद कर लें आपकी मर्ज़ी, या इस छोटी सी ट्रिक से याद कर लें, ये भी आपके ऊपर है। उसके बाद बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये याद नहीं करनी, ये ऊपर वाली लाइन काफ़ी है ये वाली कि इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट्स इट। जी बेटा उसके बाद जो है ना हमने इनके ट्रेंड को फॉलो करना है। ये जो सारी चीज़ें मेंशन है ना, इनके ट्रेंड को देखना है, इनकी वैल्यूज़ को याद नहीं करना। ट्रेंड से क्या समझते हो? ट्रेंड से मुराद ये है कि ये फ़लाँ चीज़ ग्रुप के नीचे जाते हुए बढ़ रही है या कम हो रही है या कोई तरतीब ही नहीं है, ऐसा ट्रेंड। अब हम मेटेलिक रेडियस की बात करते हैं, यानी मेटल के रेडियस की बात, क्योंकि ये सारे मेटल है ना, तो इनका रेडियस से क्या मुराद है कि इनके सेंटर से किनारे तक का फासला, मतलब जो साइज़ ही होता है ना। देखिए अगर बड़ा मेटल होगा, बड़ा एलिमेंट होगा तो उसका साइज़ या रेडियस बड़ा होगा, ठीक है। तो रेडियस मतलब साइज़। अब आप देख रहे हो साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। सबसे पहले का 112 है, उसके बाद 160 है, 197 है, 215 है, 222 है, यानी मेटेलिक रेडियस बढ़ता है। जो बेटा सबसे पहली बात मैंने ये लिख ली कि मेटेलिक रेडियस इंक्रीज़ डाउन द ग्रुप में नीचे आते आते यानी नीचे वाले एलिमेंट्स में आके वो साइज़ बढ़ जाता है। यानी बच्चे सबसे ऊपर बेरिलियम का साइज़ छोटा होगा, मैग्नीशियम का थोड़ा बड़ा होगा, कैल्शियम का थोड़ा उससे बड़ा होगा, स्ट्रोंशियम का उससे ये बेरियम है, बेरियम का उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और लास्ट पे रेडियम का सबसे बड़ा। तो ये साइज़ नीचे को बढ़ता है। जी बेटा अगली बात है आयनिक रेडियस। देखें आयन कैसे बनता है, जब ये कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तो वो आयन बन जाता है। जैसा कि अगर मैग्नीशियम Mg है, ये अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो Mg2 पॉजिटिव का आयन ही बन जाएगा ना। सो देखिए अगर मेटल का साइज़ नीचे को बढ़ रहा है तो उनसे बनने वाले आयन्स का साइज़ भी बढ़ेगा, ये नॉर्मल बात है, क्योंकि आयन बेसिकली मेटल ही होता है, जस्ट उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। तो आयनिक साइज़ भी क्या हो रहा है, 31, फिर 65, फिर 99, फिर 113 और 135, इंक्रीज़ ही हो रहा है ना नीचे की तरफ। जी बेटा दूसरी प्रॉपर्टी है आयनिक रेडियस, और मैंने क्या लिखा, इंक्रीज डाउन ग्रुप, यानी वो भी ग्रुप में नीचे आते हुए बढ़ती हैं। उसके बाद है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, इनका ट्रेंड सेम है। क्या ट्रेंड है देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, सबसे ज़्यादा है, 900, उसके बाद 738, उसके बाद 590, 550 और 503। कहाँ 900 थी और कहाँ 503 है, तो डिक्रीज़ हो रही। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी भी देख लें, 1757, फिर 1400 समथिंग, 1100,
1000 और फिर 965, डिक्रीज़ हो रही ना आयनाइजेशन एनर्जी। जी बच्चे देखें, तीसरी प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एनर्जी है, मैंने फर्स्ट और सेकंड की अलग हेडिंग नहीं बनाई, तो वो डिक्रीज डाउन ग्रुप नीचे को आते होते कम होती जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। जी बच्चे बात को समझें, हमें पता है कि एक एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, दिस इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे पीछे पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, और जैसा कि Mg2 पॉजिटिव चार्ज हो तो वो आयंस बन जाता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी जो चाहिए, और उससे पीछे आयन बन जाएगा। अब सबसे ऊपर वाले की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी है क्योंकि उसका साइज़ सबसे छोटा है। देखिए बच्चे, उसका न्यूक्लियस छोटे से साइज़ में होगा, साथ ही इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, तो ये दोनों बहुत करीब होंगे। आपको इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। उसके बाद थोड़ा साइज़ बड़ा होता है, यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं, तो उससे कम एनर्जी से आप ये काम कर सकते हो। एंड देन बच्चे, आप जब लास्ट पे जाते हो तो न्यूक्लियस सेंटर पे और ये इतनी दूर, काफ़ी फासला हो गया, तो अब आप थोड़ी सी एनर्जी से भी इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। तो आयनाइजेशन एनर्जी यूँ आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी या कम होती चली जाएगी। जी बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, 1.5, 1.2, 1.0, 1.0 और 0.9। जी बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 5वां पॉइंट, डिक्रीज डाउन ग्रुप, ये भी ग्रुप में कम होती जा रही है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है ये समझते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर ये दो एटम्स हैं, ये पहला एटम न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, और ज़ाहिर है दोनों के इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये पहले का इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरे का इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर इनके दरमियान ये बॉन्ड बनी होगी ना, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐसे शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे। अब दोनों में से ना हर एक की ये ख्वाहिश होगी कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो शेयर हो रहा है, ये मैं अपनी तरफ खींच लूँ। ये एटम चाहता है कि मेरी तरफ ज़्यादा आए, उसकी तरफ कम जाए, और ये चाहता है कि मेरी तरफ ज़्यादा आए। अब ये खींचने की सलाहियत होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का अपनी तरफ खींचने की सलाहियत। तो अब अगर हम सबसे टॉप वाले एलिमेंट की देखें तो बच्चे उसका तो साइज़ ही बहुत छोटा है, तो उसमें पॉजिटिव न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन करीब करीब होंगे, तो बच्चे ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है। लेकिन जैसे जैसे नीचे आते जाते हो साइज़ बढ़ता जाता है और न्यूक्लियस दूर होता जाता है और इलेक्ट्रॉन दूर होता जाता है, तो अब इन दोनों के दरमियान खींचने की अट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है नीचे आते हुए। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन ग्रुप, यानी नीचे आते आते बेटा वो कम होती जा रही है। जी बेटा, उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है ना वो इरेगुलर है। क्या? 1287, उसके बाद है 650, बहुत कम हो गया, फिर बढ़ गया 842, फिर कम हो गया और फिर कम हो गया। तो बच्चे ये तो कोई ट्रेंड नहीं ना है, लिहाजा हम क्या लिखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड कैसा है, इरेगुलर है। जी बेटा, पॉइंट नंबर 5 है मेल्टिंग पॉइंट, और वो इरेगुलर ट्रेंड फॉलो करता है। ऐसा इसलिए कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है, ये जो मेटल्स हैं, ये ग्रुप नंबर 2 में सारे मेटल्स ही है ना, इनकी ताकत क्या है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है मेल्ट होने की। तो मेल्टिंग पॉइंट इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, और वो सब की अपनी अपनी डिफरेंट होती है। हमने इनको उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज नहीं किया, हमने अरेंज किया इनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से। 4 है, फिर 12 है, फिर 20 है, 30 है, बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया है हमने ग्रुप में। हमने इनको मेल्टिंग पॉइंट की बेस पे या स्ट्रेंथ की बेस पे अरेंज नहीं किया। सो मेल्टिंग पॉइंट का ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें कि सब की अपनी स्ट्रेंथ होती है और उस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। जी बेटा, डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी 1.85, उसके बाद 1.74 यानी कम हुई, उसके बाद 1.54 यानी मज़ीद कम हुई, फिर 2.64 बहुत बड़ी, शुरू पहले से भी ज़्यादा हो गए, और फिर 3.51 सबसे ज़्यादा बढ़ गई। तो ये भी हम इसको इरेगुलरली कंसीडर करते हैं क्योंकि ये एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। ऑलराइट। जी बेटा, छठा पॉइंट है डेंसिटी का, एंड इट ऑल्सो फॉलोज द इरेगुलर ट्रेंड। अब ऐसा क्यों है? देखिए, डेंसिटी बराबर होती है मैस बाय वॉल्यूम, ठीक। अब अगर कोई एक ट्रेंड होता है ना,
यानी इसमें कोई एक ट्रेंड होता है, यानी नीचे आते हुए डेंसिटी बढ़ती या नीचे आते हुए कम होती, तो डेंसिटी में मैस और वॉल्यूम में इक्वल चेंज आना चाहिए था। ऐसा होता नहीं है। मसलन अगर हम बात करें बेरिलियम से मैग्नीशियम की तरफ जाते हुए, तो कभी मैस ज़्यादा चेंज हो जाता है और वॉल्यूम इतना चेंज नहीं हो पाता, और फिर आगे जाते हैं और फिर उससे आगे जाते हैं तो यही काम हो रहा है, कभी वॉल्यूम में चेंज आता है ज़्यादा, मैस में उसके हिसाब से चेंज नहीं आता। तो इसलिए बेटा कोई एक ट्रेंड फॉलो नहीं होता, यानी डेंसिटी का ताल्लुक मैस वॉल्यूम से है ना, दोनों से, तो दोनों में अगर बराबर किस्म का या इक्वल चेंज आता तो उस हिसाब से डेंसिटी का कोई एक ट्रेंड रहता, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए डेंसिटी भी इरेगुलर वे में चेंज करती है अपने आप को। बेटा फाइनली जो हमारे पास फीचर है दैट इज़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू ना हमेशा नेगेटिव में आती है, ठीक है यहाँ पर। तो अब वैल्यू देखते हैं, नेगेटिव में 1.97, देन बड़ी 2 पॉइंट समथिंग 2.34, फिर बड़ी 2.87, फिर बड़ी 2.89 और फिर बड़ी, यानी ट्रेंड फॉलो हो रहा है। कैसा ट्रेंड है? नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। जी बेटा 7वां पॉइंट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसका मैंने क्या लिखा, ट्रेंड नेगेटिवली इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे ऐसे ग्रुप में डाउन वाले एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट की तरफ मूव करते हैं तो वैल्यू नेगेटिवली बढ़ती है। अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बताता क्या है आपको? बच्चे देखें, ये बताता है कि एक एटम, एक मेटल अपना इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से लूज़ कर सकता है, बस वही चीज़। तो सबसे ऊपर वाला इतनी आसानी से लूज़ नहीं कर सकता, लिहाजा सबसे ऊपर वाले का पोटेंशियल सबसे थोड़ा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत थोड़ी बढ़ जाती है, लिहाजा वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। फाइनली आते आते इलेक्ट्रॉन इतना दूर हो जाता है कि उसको लूज़ करना सबसे ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा बढ़ती है सबसे नीचे जाते हुए, लेकिन उसके साथ नेगेटिव आ रहा है बस। जी बेटा टेबल को अच्छे से समझने के बाद ये टॉपिक है, इसमें सारी चीज़ें वही हैं कि दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें, ठीक है। तो ये तो ग्रुप 2 लिखा है ना, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है वगैरह वगैरह। अब आपने यहाँ से आना है, दिस वन, यहाँ से शुरू करना है। कहता है रिएक्टिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम, BE टू BA, यानी बेरिलियम पहला एलिमेंट है और बेरियम लास्ट वाला, सेकेंड लास्ट वाला। तो नीचे आते आते रिएक्टिविटी बढ़ती है। रिएक्टिविटी से मुराद क्या है? वही बात जो मैं तब से कह रहा हूँ कि नीचे आते आते इन इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ज़्यादा इजी हो जाता है, ये रिएक्टिविटी है इनकी। तो नीचे आते आते बेटा ये बढ़ती है। अब 3 रीज़न हमारी बुक ने लिखी है, देखें ये शॉर्ट क्वेश्चन है। वो कहता है कि रिएक्टिविटी नीचे आते आते बढ़ती है, रीज़न बताएं। पहला रीज़न है इंक्रीज़ इन साइज़। ये तो मैं कब का कह रहा हूँ कि नीचे आते आते साइज़ बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है, लूज़ करना ईजी हो जाता है। उसके अलावा बेटा शील्डिंग इफेक्ट है, ठीक। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बात को समझें। सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट है उसमें न्यूक्लियस है, और बेटा न्यूक्लियस के फ़ौरन बाद इलेक्ट्रॉन होता है जो कि उसके बिल्कुल करीब है, ठीक। आगे देखते हैं, अगर मैं उसके नीचे वाला एलिमेंट बनाऊं तो देखिए क्या होगा। न्यूक्लियस है, उसके बाद एक नया शेल आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस नए शेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उसके बाद वो वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो अब जो नया शेल आया है, नए इलेक्ट्रॉन आए हैं, बेटा ये न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है ये बाहर वाले के लिए कम कर देते हैं, क्योंकि अब ये दरमियान में आ गए। लेकिन अगर आप इससे भी नीचे चले जाते हो ना, तो ये न्यूक्लियस है, अब उसके बाहर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन के शेल आ गए। एक ये वाला इलेक्ट्रॉन का शेल आ गया और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन का शेल आ गया। अब उसके बाद आपको मिलेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अब दरमियान वाले जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को बाहर वाले के लिए कम कर देंगे, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। तो दिस इज़ शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से जैसे जैसे हम नीचे मूव करते हैं ना, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतना ही दूर होता जाता है, उतना ही न्यूक्लियस के साथ उसका जो रिलेशन है वो कमज़ोर होता जाता है और उसको निकालना ईजी हो जाता है। तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से रिएक्टिविटी बढ़ती है नीचे की तरफ जाते हुए। और फाइनली क्या? डिक्रीज़ इन द आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप, यानी नीचे आते आते आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होती जाती है। जी तो बच्चे आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको बताई क्या होती है। देखें सबसे ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, यानी सबसे पहले एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता है, तो बेटा अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए। और जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे ना,
इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा न्यूक्लियस से, तो आपको थोड़ी सी एनर्जी से भी इसको आप निकाल सकते हो। तो इसलिए डाउन द ग्रुप जाते जाते आप थोड़ी एनर्जी देना शुरू कर देते हो, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। बच्चे ये हमारा शॉर्ट था। आगे क्या कहता है, दिस मेक्स द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजियर, इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना रिमूव करना आसान होता है, एंड द रिएक्टिविटी इंक्रीज, और रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पे फाइनली आपने ये कर लेना है, ये वही रिलेशन है कि बेरिलियम सबसे कम रिएक्टिव है, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, देखें ये साइन को फॉलो करें, और सबसे लास्ट वाला जो बेरियम है हमारी बुक में वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, उससे कम स्ट्रोंशियम, उससे कम कैल्शियम। तो इस तरह का रिलेशन उठा के एमसीक्यूज़ दिया होता है।